नमस्कार, मैं प्रीति। आप लोग कैसे हैं? आप लोग देख रहे हैं आपकी आवाज। दिल्ली में तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी तापमान अपने चरम पर है। पूर्वांचलियों और बिहारियों का मुद्दा अपने चरम पर दिल्ली में चल रहा है। रामानंद जी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी नमस्कार। दिल्ली अपने आप में इस समय गर्म है। जैसा कि आपने कहा कि इस पूरे गिरते हुए तापमान में राजनीति ने गर्म कर रखा है। दरअसल ये पूर्वांचलियों का मुद्दा इसलिए अपने चरम पर है क्योंकि इस समय दिल्ली का वोट जो राजनीति है वो पूर्वांचली डिसाइड कर रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी तरफ पूर्वांचली वोट जाएगा, जिसकी तरफ भी पूर्वांचली वोट जाएगा वो इस दिल्ली पर राज करेगा, ये लगभग आज की डेट में तय है। इसलिए पूर्वांचली वोटों का लगातार उस पर फोकस कर रखा है सभी पार्टियों ने। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा भी, इसके पीछे दूसरा मुद्दा है। इसके पीछे दूसरा मुद्दा ये है कि जितने भी आप पिछले 10 दिन से देखें कि बीजेपी कई मुद्दों पर घिर रही थी लगातार। प्रवेश वर्मा का जो महिलाओं पर जो अपमानजनक जो टिप्पणियां हैं, जो उनकी गालियां हैं, उस पर बीजेपी घिरी हुई थी। रमेश बिधूड़ी की जो गालियां हैं उस पर बीजेपी घिरी हुई थी। प्रवेश वर्मा का नोट बांटने वाले मामले में बीजेपी घिरी हुई थी। तो पिछले कई साल से हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीति का ये एक तरीका है कि जब भी वो घिरती है, किसी भी मुद्दे पर घिरने लगती है, जब उनको लगातार सफाइयां देनी पड़ती हैं, तो वो कोई ना कोई एक नया मुद्दा लेके आते हैं। तो ये लगातार पिछले 10 दिन से बीजेपी प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी के मुद्दे पर खास करके घिरी हुई थी। उसको जवाब देते नहीं बन रहा था कि किस तरह से रमेश बिधूड़ी लगातार महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की, उन्होंने दिल्ली की एक निर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी पर अपमानजनक टिप्पणी की, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे घिर गई थी और उसे जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। इसलिए उन्होंने ये पूर्वांचलियों का नया एक मुद्दा मार्केट में लेके आए हैं। लेकिन क्या होता है कि एक हकीकत ये है कि दिल्ली की राजनीति 2014 से काफी बदली है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद आम आदमी पार्टी ने पहली बार पूर्वांचलियों पर फोकस किया। इसके पहले जो राजनीति हो रही थी, पूर्वांचलियों को एक सिंबोलिज्म के रूप में एक आध नेता हर पार्टी अपनी पार्टी में रखती थी, दिखाती थी कि भाई देखिए हम हमारे पास भी एक नेता है पूर्वांचली। जैसे कांग्रेस के पास महाबल मिश्रा हुआ करते थे, किसी में सतीश उपाध्याय जी हुआ करते थे, किसी पार्टी में एक नेता ये लोग रख के पूर्वांचलियों को सिंबोलिज्म के रूप में यूज करते थे। पहली बार 2014 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ढेर सारे पूर्वांचली नेताओं को टिकट दे करके विधायक बनाया, और 2014 का रिकॉर्ड है कि काफी एक मुश्त मोटा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ पूर्वांचलियों का शिफ्ट हो गया था। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचलियों को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को चेहरा बनाने की कोशिश की दिल्ली में पूर्वांचलियों का, ताकि पूर्वांचलियों का वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो सके। लेकिन सबको पता है कि मनोज तिवारी एक अच्छे स्टार है, नेता, तो वो कभी दिल्ली वालों ने उनको कभी नेता नहीं माना। लेकिन भारत आम आदमी पार्टी के पास कम से कम 2 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार से हैं। तो पूर्वांचलियों को राजनीति में अच्छा खासा स्पेस आम आदमी पार्टी ने दिया है, और निचले स्तर पर भी तमाम वार्डों में, तमाम संगठन में पूर्वांचलियों का प्रवेश आम आदमी पार्टी में है। इस वजह से आम आदमी पार्टी इस मामले में लीड कर रही है फिलहाल अभी। और उसको एक तो इस पर दो पक्ष हैं। एक तो जो बीजेपी जो फंसी हुई है मामले में, उसको डिरेल करने का मामला है। दूसरा, पूर्वांचलियों का वोट शेयर कुछ न कुछ लेने के लिए ये सारी कवायद चल रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें रमानंद जी, आपकी बात से सहमत होते हुए, आपकी पूरी बात से सहमत होते हुए एक बात ऐड करना चाहता हूँ सिर्फ कि
पूर्वांचलियों पर किसी पार्टी ने मेहरबानी नहीं की है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। पूर्वांचलियों ने अपनी जगह बहुत संघर्ष करके दिल्ली में बनाया है। इसको मतलब हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, बहुत गालियां सुनने को मिलती थी डीटीसी के बस से लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री के शब्दों के माध्यम से। क्या क्या नहीं कहा गया था 2000 शीला दीक्षित के समय बिहारियों को, या यूपी के जो उनको भैया, और क्या क्या। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पूर्वांचली है 40 से 50 लाख, इस वक्त उनकी संख्या क्या है मुझे मालूम नहीं, उन्होंने अपने आप को जी, इस समय लगभग दिल्ली में लगभग 55 लाख के आसपास पूर्वांचली वोट उन्होंने है अपने और आप उसी वोट की को सारी लड़ाई है। establish किया है, अपने आप को बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर के चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कोई हो, उनकी मजबूरी है कि आज की तारीख में वो पूर्वांचलियों को महत्व दे। तो बात दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर के सारा बखेड़ा जो है शुरू हुआ था, जहां ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं। 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए कि हमारा वोट काट दीजिए, और एक तरफ से कहना है कि 13,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए कि हमारा नाम जोड़ दीजिए। तो ये मसला चल रहा है नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर के, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, और वो बहुत हॉट सीट है। शुरू से ही शीला दीक्षित को उन्होंने हराया, नुपुर शर्मा को हराया। तो भाजपा की एक रणनीति जरूर है, और मैं इसमें एक चीज सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई भी दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या अभी महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद या हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, रिएक्शन है, वो मुझे बड़ा आश्चर्य में डाल देता है कई बार कि जब आप चुनाव हारते हैं तब आपको तमाम तरह के टेक्निकल ग्लिचेस की याद आती है। आप कहते हैं कि ईवीएम में ये हो सकता है, आप कहते हैं कि फल्ला अधिकारी जो है एक अमुक पार्टी के कंट्रोल में काम करती है। मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें आप चुनाव से पहले क्यों नहीं निपटा लेते हैं, और बहुत दिक्कत है तो आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। आप क्यों किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने जाते हैं? देखिए, घुमा फिरा कर मुद्दा जो है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, या इस वक्त जो दिल्ली में हो रहा है, चाहे पूर्वांचल के नाम पर हो, चाहे वो आपको वोटर लिस्ट से नाम हटाने या जोड़ने की बात हो, सबका मूल एक ही है कि किसी तरह एक ऐसा तर्क तैयार किया जाए जिससे ये कहा जा सके कि सत्ताधारी दल जो है केंद्र में, वो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन जो मशीनरी है उसका मिसयूज करती है। तो ये बाद में कहने के लिए न हो। मेरा मतलब सिर्फ ये कहना है, राहुल गांधी की तरह या शिवसेना की तरह कि उन्होंने ऐसे कर दिया। तो पूर्वांचली का मुद्दा, मुझे लगता है कि कोई पार्टी उस पर पूर्वांचलियों को पर दया नहीं करती है। उसकी मजबूरी है कि वो पूर्वांचलियों को टिकट दे, उनको मान सम्मान दे, और उनको उचित उनका जो है हक दे। दिल्ली को दिल्ली बनाने में पूर्वांचलियों ने बहुत खून भी बहाया है, पसीना भी बहाया है, और अपना जो दिमागी मतलब इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो राहुल सर मुझे लगता है इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे, मेरी बात से जो मैं कह रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है तो है ही, मैं चाहे नकारूं या जो करूं, लेकिन पॉलिटिकल फोरम पे तो ये चलेगा ही। लेकिन मेरी एडवाइजरी 0.01% भी डाउट हो कहीं कि इस तरह से इलेक्शन मशीनरी का कहीं मिसयूज हो रहा है या हो सकता है, तो आज का आज क्लियर कर लीजिए, बाद में नहीं चलेगा चुनाव के बाद कैसे हो गया वैसे हो गया। जी ठीक है, मेरी बात। हाँ, नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं। मैं भी सहमत हूँ रामानंद जी की बात से भी और शशि जी आपकी भी बात से कि एक क्षेत्र विशेष ने किस तरह से दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान किया है, और जो राजनीतिक दलों का एक वो देखने की चीज है कि पिछले दिल्ली के वोटर्स में कि भाई पिछले 20-30 सालों में राजनीतिक दलों ने सरकारें जो बनाई, तो एक इस क्षेत्र के लिए क्या विशेष
काम किया है कि उनकी सुविधा के लिए स्कूलों में, अस्पतालों में। तो ये सारी चीजें देखने जितनी बड़ी संख्या इनकी है यहाँ पे, पूर्वांचल से आए हुए लोग या यूपी बिहार के क्षेत्रों से आए हुए लोग, जिनके लिए एक तरीके का दिल्ली जो है वो उनके ड्रीम वो है कि जैसे यहाँ से पढ़े लिखे लोगों को, एलिट जो है वो अमेरिका जा रहे हैं तो अपना एक सपना सजो करके अमेरिका पहुंच रहे हैं और जा करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से यूपी बिहार में बहुत से ऐसे वर्ग, ऐसे परिवार, ऐसे लोग हैं जिनका ये सपना है कि वो किसी तरह से थोड़ा बड़े हों तो पढ़ाई लिखाई के लिए ही दिल्ली पहुंचे, नौकरी करें और अपने सपने को साकार करें। और वो काम पिछले 20-30 साल, 40 साल से दिल्ली ने बहुत बखूबी किया है। बहुत लोगों ने आकर के दिल्ली को बदल दिया है। जब, जैसा शशि ने पहले बताया कि जब मैं भी दिल्ली में, मेरा भी 90s के मिड 90s में मेरा भी दिल्ली में आगमन हुआ था, तो उस समय बाइक से अगर सड़कों पे चला करते थे और थोड़ा अगर सड़क के बीचों बीच अगर बाइक से आ गए हम, और तो अगल बगल से कोई सरदार जी या कोई वो गाली देते हुए, हट बिहारी किनारे चल, सड़क पे, मतलब वो चीजें बड़ी आम थी। खून तो, हम लोग भी एकदम नौजवान थे और खून तो खौलता था कि क्या कहते हैं, ये हमारे ही देश की राजधानी है और हमको इस तरह से यहाँ पे, तो उसमें पिछले 30 सालों में तो बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। अब ये है कि अब एक बड़ा वर्ग बन चुका है, राजनीतिक दलों को हम अपील कर रहे हैं। तो ये दल अब हमारे लिए क्या लेकर के आ रहे हैं इस चुनाव में, अब ये देखना है कि इनकी रेवड़ियां। राहुल जी, मैं एक बात बताऊं, जैसे आप तो मेरे ख्याल से शायद एनसीआर में रहते हैं। मैं जब लास्ट दिल्ली में 2020-21 में जब मैं दिल्ली में था, तो मेरा जो मुझे अंतिम मौका, जो मैं किराए के मकान में रहता था और मेरा जो अंतिम 1 या 2 महीना था, 2 या 3 महीना मेरे ख्याल से, मेरा बिजली बिल 0 आया था। 600 से 700 रुपया, मैं अकेला रहता था वहाँ सिंगल, तो 6 रुपये पर यूनिट चार्ज किया जाता था वहां मुझे, और लगभग 100-125 यूनिट बिजली मैं खपत करता था। अंतिम 2 या 3 महीने में जब मैंने दिल्ली छोड़ा है, तो मेरा बिजली बिल शून्य था, क्योंकि मेरे मकान मालिक, लैंडलॉर्ड बड़े अच्छे लोग थे। उन लोगों ने वो सब मीटर लगवा दिया था, तो रेंटर वाला जो मीटर आया था। अब बताइए, मैं पूर्वांचली हूँ या दिल्ली वाला हूँ, मसला ये नहीं है। मैं अगर एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ और मेरा बिजली बिल 0 आ रहा है, तो सबको फायदा हो रहा है, पूर्वांचली को भी फायदा हो रहा है। जो आपने जैसा कहा कि हम लोग का, मतलब इधर के लोगों का एक सपना होता है कि हम दिल्ली जाए, पढ़े लिखे, अपना करियर बनाए। जैसे मैं जमीन जी से भी कहूंगा, प्रीति जी, आपको लगता है हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये इस बात में कुछ चुपियां पहरा रही है दिल्ली में लगातार, तो क्या आपको जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें अगर कुछ कहना हो तो आप अपनी बात, अपना कुछ कमेंट देना चाहे तो दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग बात कर रहे हैं कि बिहार और पूर्वांचली जो दिल्ली में आके बसे हुए हैं, इन लोगों की इन लोगों का जो देखे जाएंगे कि ये लोग काफी मात्रा में मतलब वहां पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी है, तो बहुत सारी जगह से वहां पर लोग आके बसे हुए हैं, लेकिन उनकी इतनी मात्रा नहीं है, इतनी क्वांटिटी नहीं है, इसलिए उनकी बात नहीं होती है। तो अगर कुछ सरकार जब अच्छा देती है तो सभी को फायदा होता है। वो मेरे हिसाब से कोई भी सरकारी सोच के नहीं देती है कि सिर्फ बिहारी या पूर्वांचलियों को फायदा या नुकसान होगा। तो जब सरकार अच्छी कुछ भी अपनी बनाएगी नीति, तो सभी को फायदा होगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो केजरीवाल सरकार है, तो जो उसने शिक्षा और स्वास्थ्य की नीति जो बनाई है वहां पर, वो सभी को एक जैसा फायदा, जैसा अभी आप बिजली के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे अगर आपकी बिजली में बिल में अगर आपको इतनी भी कटौती मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में वो पैसा बचता है। तो ये सरकार के द्वारा ही बनाई हुई नीति है। तो अगर इस तरह से सरकार नीति बनाती है तो वो सभी के लिए मतलब फायदेमंद है। जमील भाई, आपको क्या लगता है पूर्वांचल जी का? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी क्या जी लग रहा है आपको ये कि ये पूर्वांचल का मुद्दा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए शशि जी,
मैं थोड़ा सा 2014 में अरविंद केजरीवाल जी को जब भारत के सारे नेताओं ने, राजनेताओं ने जब ललकारा कि तुम्हें अगर देश की सेवा ही करनी है तो तुम राजनीति में आ जाओ, जितना मैंने करीब से देखा, क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में था और दिल्ली एनसीआर में मैं रहा हूँ, फेसबुक में रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजें को इनको सारे करीब से देखा है। एक राजनीतिक परिवार का सदस्य होने के नाते मैं राजनीति को समझता भी बड़े अच्छे से हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी या उनके जितने भी सहयोगी थे या उनको जो चाहने वाले थे, मानने वाले थे, उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी थी कि आप देश के लिए और जनता के लिए ये इस तरह से काम करिए, हमें कोई जरूरत नहीं है राजनीति में आने की। मगर जब उनको बड़े बड़े मंचों पे जो है जलील किया गया, उकसाया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मरता क्या ना करता, हम भी अब मैदान में आके इस देश की जो है गटर में, जो गटर आपने बना रखी है, हम उसको साफ करेंगे। और वो मैदान में आए। जब वो मैदान में आए तो उन्होंने वो लकीर गटर में खींची उतरने राजनीति। का खतरा होता है, लेकिन आप भी गंदे हो जाते हैं। जी गटर में उतरने का खतरा होता है कि आपको भी गंदा होना पड़ता है। नहीं, वो तो देखिए, वो गंदगी तो रहेगी ना। अब अगर आपको, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जितनी और बाकी जो दल हैं, वो जो कमल का फूल गटर से निकाल के सही जगह इस्तेमाल करने का हुनर अगर किसी राजनेता को मालूम है तो अरविंद केजरीवाल जी को। ये लोग उस गटर के में खिले कमल के फूल को गाली तो देते हैं, मगर उसमें से उतर के उसको निकाल के अपनी सही जगह महादेव के चरण में जो है डालने के लिए वो जो इस्तेमाल करने की जो विधि है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को पता है और किसी को नहीं पता। इसीलिए जब वो इन मुद्दों पे, चाहे वो पूर्वांचल का मुद्दा हो, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दा हो, भाषा का मुद्दा हो, जात का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, अरविंद अगर हम केजरीवाल जी। पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल पर स्पेशली क्या आप ऑब्जर्व किए हैं, नहीं, क्या मैं करना वही है? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि संजय सिंह साहब का आप जो है ना एक बयान आप देख सकते हैं लोकसभा में, जो सॉरी राज्यसभा में, जिसको कि शायद सारे नेताओं ने उसको जो है ना अप्रिशिएट किया। उन्होंने टू द पॉइंट ये बात कर दी थी कि आप पूर्वांचल के लोगों के बारे में जिस तरीके की आप इमेज रखते हो या जिस मुद्दे को वो खेल रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली का निवासी पूरी तरीके से मानती है। वो इस तरीके से उसको देखती भी नहीं है और उनकी भावनाओं को, उनके लोकल संस्कृति को, उनके क्षेत्र की तमाम चीजों को वो जो है इम्प्लीफाई करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के मुद्दे पे या और अन्य पार्टियां जो कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में जो है पूर्वांचल के लोग जिनका असर 20 से 25 सीटों में दिल्ली के अंदर है, तो वो जो है इनके इस बुलावे में आ जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने एक कवच कुंडल जो है वो जो पहना रखा है, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी ईमानदारी और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज है। वो जो कवच कुंडल है, वो इनके इन तमाम मुद्दों को, पूर्वांचल के लोगों को वो जो है वो क्षति भेद नहीं कर पाएगा। तो बाकी जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि पूर्वांचल का हो या बाकी और भी जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो रिंकिया के पापा या और भी इन लोगों को जो है लाके खड़ा किया जाता है, मैं आपको सीधा सीधा एक बता दूं कि मेरे जैसे व्यक्ति की जो सोच है, जो ग्राउंड पे सुबह उठ के अपने दफ्तर जाता है, उनके लिए जो मुद्दे हैं वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितने मुद्दे बाकी नहीं है। एक चाइना एक यूनिवर्सिटी में जितने जो है शिक्षा के बजट के लिए जो है देता है, उतना केंद्र सरकार नहीं देती है। और पूरे दुनिया में जो है दिल्ली अकेली एक सरकार है जिसने तकरीबन 13% वो शिक्षा के लिए जो है डाला हुआ है, पूरी ताकत झोंकी हुई है और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो जमील भाई, किया गया है। हम लोग चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आपसे खास करके, मतलब आप आगे भी लगातार जुड़ते रहिए, और हम लोग चाहेंगे कि मतलब दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचल का तो एक मुद्दा है ही, और पूर्वांचल का मुद्दा मतलब उसमें हम जाति नहीं दे सकते, धर्म नहीं दे सकते, सब तरह के लोग हैं। लेकिन हम स्पेसिफाइड आगे कुछ एपिसोड में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का माइनॉरिटी को लेकर के क्या एटीट्यूड है, क्या बातें हैं, और खास करके जब इस तरह की बातें अरविंद जी कहते हैं कि भारतीय नोट पर फला देवी देवता की मूर्ति होनी चाहिए, उसको माइनॉरिटी कैसे देखता है, कैसे समझता है, वो क्या इम्पैक्ट आएगा, वो वोट कैसे प्रभावित होगा, इस पर बात करेंगे। फिलहाल राहुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जमील भाई ने जो भी कहा
मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि जो विकास हुआ है उसके आगे ये सब मुद्दे गौन है। मेरा ये समझने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि 10 साल हो गए अब, ये मतलब वैसे तो चौथा मतलब ये उनका चुनाव होगा चौथा, लेकिन जो 5-5 साल का 2 टर्म ये पूरा हो गया। तो इस 10 साल में जो कुछ भी सरकार से मिला, फ्रीबीज कर ले, हम जनता का अधिकार कर ले, जो भी कर ले, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मुफ्त कुछ नहीं होता। हाँ, वैल्यूज है, वो तो वैल्यूज है, वो स्टेट का काम है। मेरा भी मानना है कि सरकार मतलब अपने चाचा के खेत में खेती नहीं करती और पैसा नहीं कमाती है कि वो जनता को कुछ दे दे। सरकार की इतनी हैसियत नहीं है, वो जनता का पैसा है, जनता को जाता है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। आप क्या देखते हैं कि इन 10 सालों में जो लोगों को मिला, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसमें दिल्ली वाले भी हैं, पूर्वांचल के लोग भी हैं, उन लोगों के लिए, उन मतदाताओं के लिए क्या इस तरह के मुद्दे मायने रखते हैं क्या? हाँ, देखिए मायने बिल्कुल रखते हैं। और जो सबसे खास चीज, जो खास आईना जो है इसको देखने के लिए, कि यहाँ पे जो भी दिल्ली में माइग्रेंट हैं, उनके एस्पिरेशंस, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। वो आपकी कवायद से तेजी से भाग रहा है एस्पिरेशंस। वो अगर आप 20-30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, तो उस समय आप अपने अपने छोटे से यूनिट परिवार के बारे में सोचते हैं। लेकिन 5-10 साल जब आप यहाँ पे बिता देते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ चुकी है कि आपके यूपी बिहार में बैठे बहुत से डिपेंडेंट हैं जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जिनके बारे में दिल्ली में ही रह के आपको सोचना है। क्योंकि हम आते ऐसी जगह पे हैं जहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर वहां अच्छे स्कूल होते, अगर वहां बहुत अच्छे अस्पताल होते, अगर वहां सड़कें अच्छी होती, नौकरियां होती, तो कोई नहीं आता यहाँ पे। तो इसके चलते दिल्ली में जहां से भी लोग आए, उनका एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है और वो बहुत तेजी से भागता है। कोई भी सरकार आती, सबसे बड़ी समस्या उसको यही होती है, वो इस एस्पिरेशन को समझ नहीं पाती है। वो बिहार में बैठे बिहारी या यूपी में बैठे यूपी वाले लोगों के स्पीड को ही भाप करके यहाँ पे भी कोशिश करती है कि इनको भी कुछ कुछ समय समय पे देते रहा जाए। लेकिन यहाँ एक जो सिस्टमैटिक चीज देने का मतलब, जो अगर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहा जाए कि एलोकेशन ऑफ वैल्यूज की बात, कि ये स्टेट का या सरकार का ये काम है कि आपको वैल्यूज आपके बीच में बराबर आपके उसके हिसाब से बांटे। तो ये काम आप पिछले सत्ता में हिस्सेदारी तो मिल रही है ना, सत्ता में हिस्सेदारी। हाँ, सत्ता में हिस्सेदारी बिल्कुल, बिना देखिए सत्ता में हिस्सेदारी भी मिल रही है और ये भी पूरा वो है कि सत्ता में हम हैं। मतलब इस जो भी माइग्रेंट्स कहीं से भी आते हैं, वो अगर एक जगह अपनी वो बनाते हैं स्पेस, तो सबसे पहली चीज है अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन को ही पूरी करते हैं। रेवड़ी बटना वहां से शुरू होता है। जैसे राहुल सर, आपने कहा कि आप 90s में आए थे, मैं तो 2000 में आया था, तो आपने बीजेपी की सरकार भी देखी होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल देखी है, सुषमा स्वराज जी या मदन लाल वर्मा जी। तो उस समय के पूर्वांचलियों की स्थिति और आज के पूर्वांचलियों की स्थिति, मतलब जो सरकार और समय दोनों में काफी बदलाव आया, क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। वही बात मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ चुकी है पिछले 10 साल में, और ये इसलिए कि डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छा हुआ है। अब इस क्षेत्र के लोगों को पता है कि सरकार इतनी सक्षम है कि हमारे लिए काफी कुछ कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है, सरकार को नहीं समझ में आता है कि ये अगर 40 ये तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन सरकार कर रही है नहीं। हाँ, अब सरकार अपनी लिमिटेशंस है और वो समझ भी नहीं पाती है। एस्पिरेशन कितनी, एक्सपेक्टेशन हमारी कितनी तेजी से भागती है, वो सरकार नहीं समझ पाती है। इसीलिए देखिए 5 साल में सरकार चली गई, 8 साल में सरकार चली गई, दूसरा आ गया। ये इसीलिए है कि बहुत तेज पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को आप नहीं समझ पाए, उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल तो 11 साल से बने हुए हैं। तो इसका मतलब उन्होंने मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं पकड़ रखा है ना, सुधारा है, डिलीवरी हो रही है। इसमें एक चीज और है, कैपिटलाइज वो करेंगे तो 15 साल रहेंगे। बात इसको है, उसमें मिसमैच अगर होगा तो वो बाहर चले जाएंगे। आप बताइए कांग्रेस यहाँ कब आ सकती है, वो नहीं समझ पाए डिलीवरी, या बीजेपी यहाँ पे वैसे कब आ सकती। अभी आज आप आम आदमी से, किसी भी मतलब पॉलिटिकल आम आदमी से नहीं, एक आम आदमी जनरल उससे पूछे, बात कीजिए, तो ज्यादातर लोगों में सुनने में ये आता है कि नहीं नहीं आम आदमी पार्टी वापस आएगी। जमीन भाई कुछ कह रहे हो? जी, इसमें एक चीज और भी है, जो हमारे पूर्वांचल के जो मित्र दिल्ली में हैं, उन्होंने ये भी बताया कि पहले तो उन्हें बकायदा पूर्वांचल का नाम लेके
उन्हें फील कराया जाता था कि तुम जी। पूर्वांचल के हो। यानी दिल्ली में अपनी पूरा जीवन खपाने के बाद, अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद, जिन पूर्वांचल के लोगों ने जो है अपना सब कुछ दिया है, उनको फिर उनको इस तरह से फील कराया जाता था और एक तरह से हास्य पे रखा जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, अरे ये बिहारी हैं, ये पूर्वांचली हैं। पिछले 10 साल में वो कहते हैं कि हमें ये अब फील कराया जाता है कि हम दिल्ली के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और हम दिल्ली का अपना जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन, तो वो जो ये कॉन्फिडेंट है पूर्वांचल के लोगों के, उनके सम्मान के साथ में, वो आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है काम करने की, वो मैंने पहले ही स्टेटमेंट में मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वो इस तरह से नहीं देखती है कि आप किस प्रांत के हो, किस भाषा बोलने वाले हो, किस जात के हो, किस धर्म के हो। वो इस पे उलझना भी नहीं चाहते हैं। वो तो मजबूरी में, क्योंकि उन लोगों को 70-80 साल में आदत पड़ी हुई है कि बंदर गुलाटी जो है वो खाना नहीं छोड़ता। इसी तरीके से बीजेपी कांग्रेस को तो यही आदत पड़ी हुई है कि हम सारे मुद्दे इसी पे लड़ेंगे। तो वो आम आदमी पार्टी अपने जो है पिच पे इन मुद्दों पे ज्यादा एंटरटेन नहीं करती, थोड़ा बहुत कर देती है पर ज्यादा एंटरटेन नहीं करती। वो तो सीधा कहती है कि केंद्र आपने शिक्षा पे क्या किया, आप जो है आइए हम आपको चैलेंज करते हैं। दिल्ली का रैंडम कोई स्कूल आप मैं आपको बोलता हूं, आप देखिए, जहां पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं, दिल्ली के अन्य भी इलाके के लोग रहते हैं, आप आइए देखिए। आप पिछले 70 साल का देख लीजिए और अगले अभी ये 10 साल का देख लीजिए। हम इस पे आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। दैट इज आवर स्टैंड और दैट इज आम आदमी पार्टी स्टैंड। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ थोड़ा लाइटर नोट पे राहुल सर कि अरविंद केजरीवाल तो खुद आधे पूर्वांचली है। कौशाम्बी गाजियाबाद यूपी में आता है, मनीष सिसोदिया खुद यूपी से है, संजय सिंह यूपी से है। तो टॉप लीडरशिप तो आम आदमी पार्टी की खुद पूर्वांचली है, उसमें बिहार के भी लोग हैं। क्या नाम है उनका जो मालवीय नगर से चुनाव लड़ते हैं, माफ कीजिए क्या बता सकते हैं जमील भाई क्या नाम है उनका, मालवीय नगर से जो चुनाव लड़ते हैं? सोमदत्त जी। सोमदत्त जी। एक और है, वकील ही है, बैरिस्टर है। अच्छा अच्छा, नहीं वो भी है ना, संजय सिंह साहब भी तो शायद मेरे ख्याल से तो बताया ही मैंने। तो सिक्का हिसाब किताब है। तो बहुत सारे लोग हैं, दिलीप भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पूर्वांचल से हैं और काफी ये लोग मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि आंदोलन के दिनों से, और बहुत लोग तो मुझे लगता है आरटीआई आंदोलन के समय से और स्वराज के समय से जुड़े हुए हैं, जो सारे के सारे मुझे लगता है पूर्वांचली। और ज्यादा आरटीआई का तो मैं गवाह हूँ, राहुल सर जानते हैं कि सूचना के अधिकार का आंदोलन जो हुआ तो पूरा का पूरा आपको आधा जो है उत्तर प्रदेश में हुआ और थोड़ा बहुत हरियाणा में हुआ, थोड़ा बहुत दिल्ली में हुआ, सुंदर नगरी में। लेकिन मेन जो काम तो प्रीति जी, हाँ प्रीति जी आप कुछ मैं चाहता हूँ आप अपनी बात भी रखिए और कंक्लूड भी करिए इसको, ताकि फिर हम लोग कल किसी और मुद्दे पर बात करें। हाँ, मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि अगर हम पूर्वांचलियों और बिहारियों की बात करें तो दिल्ली में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। दिल्ली सरकार उनको ये नहीं मानती कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, और काफी कुछ चेंज हम लोगों ने 10 साल में देखने को हम लोगों को मिला है। और हम सभी सरकारों से भी यही अपेक्षा करेंगे कि उनको, हम सब भारतीय हैं और कहीं कोई आके बसता है तो जैसे राहुल जी ने बोला था कि वहां पर उस चीज की कमी होती है जिसकी अपेक्षा में वो लोग अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में जाके बसते हैं। तो अगर दिल्ली देखा जाए तो अभी जहां तक हम लोग देख रहे हैं 10-11 साल में पूर्वांचलियों और बिहारियों को कहीं से भी अलग नहीं माना गया है। तो नहीं आ सकता, मानने की क्षमता भी अब, दुस्साहस भी अब कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, ये भी मैंने और नहीं कहा कि कोई उपकार नहीं कर रहा है कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वह भाजपा कह रही हो मनोज तिवारी को बना के, या एक उपाध्याय जी है सर, वो भी पूर्वांचली है क्या? उपाध्याय, सतीश उपाध्याय उनका जो नाम है, शायद गोपाल राय जी भी पूर्वांचल, हाँ, और सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती मैं नाम ले रहा था। जी 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 जी। तो ये लोग खुद पूर्वांचली, और जैसा कि आपने बोला कि आम आदमी पार्टी के काफी शीर्ष नेता, वॉलेंटियर, सब लोग ज्यादातर बिहार और हरियाणा और इधर से उत्तर प्रदेश से अपना रिश्ता रखते हैं। तो वो लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो आप लोग देख रहे थे आपकी आवाज, और हम लोग अब देखेंगे कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। तो नहीं, हम लोग इससे पहले भी लगातार जो है कुछ कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने जमील सर को पहले ही कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे
एक हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी क्लियर हो यहाँ बिहार में बैठ के या बाकी जगह, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि ये पूर्वांचली का जो मुद्दा है ये हम लोग अभी भी बहुत सारा एंगल इसका बचा हुआ है, खास करके नई दिल्ली विधानसभा सीट के अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो राहुल साहब मुझे लगता है कि कुछ खेला हो रहा है शायद वहाँ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसको हम लोग थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें तथ्यों के साथ। जी एक अरविंद जी का एक सरप्राइज फैक्टर रहता है चुनाव में या किसी भी मूवमेंट में, वो अभी इनका जल्दी नॉर्मली डिकोड हो नहीं पाता, अपोजिशन कर नहीं पाता है, तो वो एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर इस बार किस टर्फ पे बैटिंग कराएंगे अरविंद जी। तो जी प्रीति जी। जी बिल्कुल, तो हम लोग आज के इसको विराम देते हैं और 5 तारीख को देखते हैं कि चुनाव किस तरफ बैठता है, किसने किसका साथ दिया है, और अगले टॉपिक पे हम लोग और साथ में मिलते हैं। और सभी पैनलिस्ट जो आज जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद है, और आप लोग आपकी आवाज देखते रहिए। जी नमस्कार। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।